मर्सेलस, जो कि एक ऑक्टोपस होता है, वो खुले समुंदर में बिताए हुए अपने पुराने वक्त को याद कर रहा होता है, जहाँ खाना बहुत ज़्यादा होता था। वो जगह बहुत सुकून वाली और सही मायनों में एक घर होती है। सबसे ज़रूरी बात ये कि वो वहाँ अकेले रह सकता था, लेकिन यहाँ उसको बच्चों के एक झुंड को झेलना पड़ता होता है। उसे ये बात बहुत अजीब लगती है कि उसे उन मखलूक़ात के रहमो करम पर रहना पड़ रहा है जो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। वो अपना ज़्यादातर वक्त उनसे छुपने के लिए अपना रंग बदलने में गुजारता होता है। अकेला वो शख्स जिसको वो पसंद करता है, वो सफाई करने वाली खातून टोवा होती है। वो उसके दर्द को समझती है। उन दोनों को ही अकेले रहना पसंद होता है। वो दोनों समंदर और उस चीज़ के ख्वाब देखते हैं जो उन्होंने वहाँ खो दी थी। टोवा कुछ सामान लाने के लिए दुकान पर जाती है, जहाँ दुकान का मालिक ईथन उससे बात शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो वापस घर जाती है, जहाँ एक खिलौने को देखकर उसे अपने बेटे एरिक के साथ खेलना याद आता है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें बताया जाता है कि ओल्ड एज होम में एक जगह खाली है और उसे कंफर्म करने को कहा जाता है कि क्या वो ये जगह चाहती है। अगले दिन वो शहर जा रही होती है जब एक वैन ऊंची आवाज़ में गाने बजाती हुई उसके पास से गुजरती है। ड्राइवर कैमरन होता है। अचानक उसकी वैन में खराबी आने लगती है। वो बाहर देखने के लिए निकलता है कि रेडिएटर फट चुका होता है। वो मदद मांगने के लिए दुकान पर जाता है। ईथन उसे कॉफ़ी ऑफर करता है और पूछता है कि वो यहाँ किस सिलसिले में आया है। वो बताता है कि वो यहाँ एक ऐसे आदमी को ढूंढने आया है जिसने उसके पैसे देने हैं। स्टाफ की ब्रांडेड शर्ट देखकर वो कहता है कि वो खुद भी एक म्यूजिक बैंड में है जिसका नाम मौत सॉसेज है। एक म्यूजिक लवर होने के नाते ईथन उस लड़के की मदद करने का फैसला करता है। टोवा अपनी सहेलियों से मिलती है जो एक निटिंग क्लब होती हैं और जो नॉन स्टॉप बातें कर रही होती हैं। वो पूछती हैं कि वो इतनी खामोश क्यों हैं। वो कहती है कि उनकी बातों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब वो काम पर होती है तो वो मार्सेलिस के साथ बातें करना शुरू कर देती है। उसका शौहर कहता था कि ये छोटा सा शहर एक मछली के टैंक की तरह है। यहाँ हर छोटी से छोटी खबर लीक हो जाती है। वो उसका शौहर ही था जिसने उसका नाम उस लिस्ट में डाला था। वो नहीं चाहता था कि वो इस घर के साथ अकेली फंस कर रह जाए। जब उन्होंने अपना बेटा खोया था तो वो घर बेचना चाहता था। उसने टोवा से आगे बढ़ने को कहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी थी। मार्सेलिस को लगता है कि उसकी तरह टोवा भी इस जगह पर फंसी हुई है। सफाई करते वक्त वो देखती है कि कचरे का डब्बा गिरा हुआ होता है। वो उसे साफ करने जाती है तो मार्सेलिस को उसके टैंक से बाहर पाती है। वो फंसा हुआ और तारों में उलझा हुआ होता है। वो उसे सुलझाती है और वो टैंक की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लोग कहते हैं कि ऑक्टोपसेस के पास पहले शेल्स होते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। ये चीज़ उन्हें शिकारियों के सामने कमज़ोर तो बनाती है, लेकिन वो आज़ादी से घूम सकते हैं और छोटी से छोटी दरारों में भी घुस सकते हैं। टोवा पानी को वापस देखने के लिए ढक्कन खोलती है। मार्सेलिस कहता है कि हर एक मिनट जो वो पानी से बाहर गुजारता है, उसके दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। आज शुक्र है कि टोवा ने उसकी जान बचा ली। टोवा अपना हाथ पानी में डालती है और मार्सेलिस उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीढ़ियों से गिर जाती है। मार्सेलिस का इरादा उसे गिराने का नहीं होता, ये बस एक कुदरती रिएक्शन था। उसने टोवा के दिल में एक खालीपन महसूस किया था। उसका एहसान चुकाने के लिए उसे इस खालीपन को भरने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। घर वापस आकर टोवा को अपना बेटा याद आता है। अगली सुबह वो तखने पर चोट के साथ उठती है। वो दुकान पर जाती है और ईथन उसे नाश्ता ऑफर करता है। वो मना कर देती है और कहती है कि उसे बस अपने तखने के लिए कोई दर्द की दवा चाहिए। परेशान होकर ईथन कहता है कि उन्हें इस पर पट्टी बांधनी चाहिए और उसे आज काम पर नहीं जाना चाहिए। वो एक्वेरियम जाती है और देखती है कि मालिक टेरी मार्सेलिस के टैंक का ढक्कन बंद कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि रीफ टैंक में से मोलस्क्स गायब हो रहे हैं और मार्सेलिस का वज़न भी बढ़ गया है, इसलिए ज़रूर वही गुनहगार होगा। वो कहता है कि ऐसा तब होता है जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में आते हैं। वो अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। टोवा को बुरा लगता है। उसकी पट्टी बंधी हुई टांग देखकर वो समझ जाता है कि वो कुछ दिन काम नहीं कर सकती। कैमरन और ईथन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कैमरन को कार मैकेनिक का मैसेज आता है। वो कहता है कि मैकेनिक बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। वो इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ईथन से पूछता है कि क्या उसके पास जल्दी पैसे कमाने के लिए कोई काम है, तो वह मार्सेलस को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए चली जाएगी। वो सोचती है कि उसके जाने के बाद वो क्या करेगी। घर वापस आकर उसे ओल्ड एज होम से कॉन्फर्मेशन का मैसेज मिलता है। उसके पास कल तक का वक्त होता है। वो घर में अपने बेटे को उसके कमरे में जाते हुए याद करती है। अगली सुबह वो एक्वेरियम जाती है और देखती है कि कैमरन मार्सेलिस को वापस टैंक में डालने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे रुकने को कहती है और रास्ता साफ करती है। वो मार्सेलिस को वापस जाने के लिए कहती है
और कैमरन से कहती है कि वो ढक्कन खोले और मार्सेलस टैंक में वापस चला जाता है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कैमरन बताता है कि वो यहीं का सफाई करने वाला है और उसे ये ऑक्टोपस दरवाजे पर मिला था। वो कहता है कि टोवा को यहाँ नहीं होना चाहिए। टोवा बताती है कि वो पुरानी क्लीनर है। टेरी ने उसे टोवा के बारे में बताया होता है और वो उसकी टांग के लिए उससे माफ़ी मांगता है। टोवा मार्सेलस से बात करने जाती है। कैमरन उसका असली सुर्ख रंग देखकर हैरान होता है। टोवा कहती है कि वो खुद को छुपाने के लिए अपना रंग बदल सकता है। कैमरन वापस घर जा रहा होता है, लेकिन वो उसे रोक लेती है। वो पूछती है कि ये सब कौन साफ करेगा। वो कहता है कि वो पहले ही वो सब कर चुका है जो टेरी ने उसे कहा था। वो कहती है कि हर काम को करने का एक सही रास्ता होता है और एक गलत रास्ता। कैमरन कहता है कि वो उसे नहीं बता सकती कि क्या करना है, क्योंकि अब ये उसका काम नहीं है। तो टोवा कहती है कि वो टेरी को बता देगी कि उसके लाडले ऑक्टोपस की जान जाने वाली थी। कैमरन अपनी नौकरी नहीं खो सकता, इसलिए वो उसकी बात मानने पर तैयार हो जाता है। वो उसे साफ करने का तरीका सिखाती है और कैमरन उसे थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है। उन दोनों के दरमियान बहस हो जाती है। मार्सेलस को इंसानों का ये चटर चटर करना थोड़ा अनोइंग लगता है और वो शीशे पर कूदता है। टोवा उससे बात करने के लिए ढक्कन खोलती है। वो उसे बताती है कि उसने ओल्ड एज होम में जगह कंफर्म कर ली है। वो विश करती है कि काश वो उसे बता सकता कि क्या उसने सही किया है। मार्सेलस उसे रोकना चाहता है। वो सोचता है कि शायद ये लड़का उसे सुकून ढूंढने में मदद कर सकता है। काश वो देख सकती कि उस लड़के की और उसकी आंखों में एक जैसा ही दुख है। ईथन कैमरन को अपनी वैन अपने घर पर पार्क करने देता है। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो कहता है कि वो उसके खराब दरवाजे को ठीक करने में उसकी मदद करेगा। अगले दिन काम पर टोवा उसे सफाई का सही तरीका सिखाती है। दोनों एक दूसरे से चिढ़ जाते हैं। कचरे का डब्बा सेट करते वक्त वो कहती है कि ये सही तरीका नहीं है और पूछती है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? कैमरन कहता है कि वो सिखाने के लिए इतना वक्त वहाँ थी ही नहीं। वो माफ़ी मांगती है और उसके लिए बुरा महसूस करती है। घर वापस आकर उसे उसकी सहेलियों का फ़ोन आता है। वो उसकी चोट का हालचाल पूछती हैं और कहती हैं कि वो कुछ खाना भेजेंगी। रियल एस्टेट से जेसिका ने भी उसे अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज किया होता है, क्योंकि टोवा ने घर बेचना तय किया है। वो उससे मिलने जाती है। जब उसकी सहेलियां उसे सैलून से फ़ोन करती हैं तो वो खुश होती हैं कि वो यहाँ हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दोस्त मैरियान के फेयरवेल फंक्शन के लिए प्लान बनाना होता है। उन्होंने ये भी सुना होता है कि नया लड़का उसके साथ काम कर रहा है। उन्होंने एक अफवाह सुनी होती है कि वो किसी से पैसे निकलवाने के लिए किसी को ढूंढ रहा है। उन्हें लगता है कि वो शायद कोई गुंडा है। कैमरन जेसिका की रियल एस्टेट ऑफिस में होता है। वो साइमन ब्रिंग्स को ढूंढ रहा होता है, जो कि एक बड़ा रियल एस्टेट एजेंट है। वो कहती है कि वो शायद डाउनटाउन गया हुआ है किसी बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वो वापस चेक करने जाती है कि क्या कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है। एवरी नाम की एक औरत टावल लेकर जेसिका को ढूंढती हुई आती है। कैमरन कहता है कि वो उसके लिए कोई ज़रूरी काम कर रही है। वो तंजन कहती है, सही है। उसकी पैंट की जिप खुली होती है और उसे वो कोई सीरियस बंदा नहीं लगता। जब जेसिका वापस आती है तो वो पूछती है कि क्या उसने गर्म पानी बंद कर दिया था। वो कहती है हाँ, क्योंकि वो वर्क प्लेस पर नहीं नहाते। वो कहती है कि वो किराया देती है, इसलिए अगली बार वो इसे ऑन रखे। वो कॉन्टैक्ट नंबर मांगने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो अपनी दुकान में चली जाती है। वो दुकान में उससे बात करने जाता है। उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन वो कहता है कि उसे कस्टमर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ एक सर्फबोर्ड खरीदने आया है। वो कहती है कि ये पैडल बोर्ड्स हैं। वो जैसा चाहेगी बात करेगी, क्योंकि ये उसकी दुकान है, उसकी तरह नहीं जो ऐसा लगता है जैसे वैन में रहता हो। वो सच में अपनी वैन में रहता होता है, जहां उसकी माँ का इंतकाल हुआ था। ये सुनकर उसे अफसोस होता है। माफ़ी मांगने के लिए वो उसे उसकी गर्दन के लिए एक बाम देती है। वो बाहर जाता है और देखता है कि शरीफ फाइन लिख रहा है। वो भागता है और लेट होने के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन वो नहीं सुनता। जब टोवा भी उसे देखने आती है तो वो शरीफ से कहती है कि ये उसकी गलती है, वो बस उसकी राह देख रहा था। उसे देखकर शरीफ उसे जाने देता है। वो शरीफ को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसकी वैन के अंदर चली जाती है। कैमरन उसका शुक्रिया अदा करता है। उसकी गंदी वैन देखकर वो चिढ़ जाती है और कहती है कि वो उसे साफ करने के लिए एक फॉर्मूला बनाकर देगी। जेसिका टोवा का घर चेक करने आती है। वो उसके बेटे के कमरे में जाती है, लेकिन टोवा उसके पीछे नहीं जाती। सब कुछ चेक करने के बाद वो कहती है कि ये शानदार है, इससे अच्छे पैसे मिल सकते हैं। टोवा रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बात को राज रखे, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को नहीं बताया। एक छोटे शहर में राज रखना मुश्किल होता है, लेकिन वो कोशिश करेगी। जेसिका कहती है कि घर को अच्छी तरह साफ कर लें ताकि पुरानी ट्रेजेडीज की कोई याद बाकी ना रहे। कैमरन अपने बैंड मेंबर्स से आने वाले शो के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ नहीं है और उनके यहाँ बच्चा आने वाला है।
वो परेशान हो जाता है और कहता है कि उसे एक बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है और वो एक एल्बम रिलीज कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि कैमरन हमेशा बड़ी बातें करता है पर करता कुछ नहीं। टोवा मार्सेलिस से कंप्लेन कर रही होती है कि लोग अब भी उसके बेटे के बारे में अफवाह पर यकीन कर रहे हैं। वो गुस्सा हो जाती है कि कैमरन अभी तक नहीं आया और वो बाहर उसे ढूंढने निकल जाती है। मार्सेलिस उसका दर्द समझता है क्योंकि वो खुद भी अपने दुश्मन यानी ईल्स से जख्मी हुआ था। टोवा ईथन के घर पहुंचती है। कैमरन ईथन का दरवाज़ा ठीक कर रहा होता है और कहता है कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा। वो कहती है कि उसके पास एक नौकरी है और उसे वो ढंग से करनी चाहिए। गुस्से में वो कहता है कि उसे अपना काम करना आता है। नाराज होकर वो वहां से चली जाती है। ईथन बाहर आता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो कहता है कि टोवा पागल है। ईथन कहता है कि वो एक बेहतरीन औरत है। उसके बेटे के मरने के बाद उसके पास बस उसकी नौकरी ही बची है। कैमरन पूछता है कि क्या हुआ था। ईथन कहता है कि ये कहानी सुनाना उसका काम नहीं है। टोवा काम पर आना बंद कर देती है और कैमरन उसकी जगह सफाई शुरू कर देता है, जैसा उसने सिखाया था। मार्सेलिस भी अब उसे पसंद करने लगता है। कैमरन उससे एवरी के बारे में भी बातें करने लगता है, जिसको वो पसंद करता है। वो अपनी माँ के बारे में बात करता है, जिसने उसे नहीं पाला था। उसकी माँ एक स्क्रू अप और एडिक्ट थे। उसने अपना ज्यादातर वक्त अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारा, जब तक उसे अपनी माँ के इंतकाल की खबर नहीं मिली। अकेली चीज जो वो छोड़कर गई थी वो गंदी वैन थी। उसने उसे जितना हो सका साफ किया। वैन में उसे अपने बाप की एक तस्वीर मिली और उसका नाम पता चला। उसे अपने बाप की एक रिंग भी मिली जिस पर ईल्स लिखा हुआ था। वो यहाँ अपने खोए हुए बाप को ढूंढने आया है। टोवा अपने बेटे का कमरा साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो दिन याद आता है जब उनका एक बड़ा झगड़ा हुआ था और उसने अपना पसंदीदा खिलौना तोड़ दिया था। टोवा को कैमरन का फोन आता है कि उसे मार्सेलिस नहीं मिल रहा। वो उससे मदद की भीख मांगता है। वो एक्वेरियम पहुंचती है। वो देखती है कि वो चट्टान में कैमोफ्लाज होकर छुपा हुआ होता है। मार्सेलिस ही उसे यहाँ लाया था। टोवा कैमरन को बताती है कि वो बस उसे तंग कर रहा था। वो उसे ग्रीट करने के लिए ढक्कन खोलती है। वो कैमरन से भी कहती है कि वो अपना हाथ पानी में डाले और मार्सेलिस उसे भी गले से लगा लेता है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे वो आदमी मिल गया जिसको वो ढूंढ रहा था। वो जवाब देता है कि वो उसका बाप है जिसने उसे छोड़ दिया था और कुछ दिन पहले ही उसे पता चला कि वो रियल एस्टेट में है और अंधाधुंध अमीर है। वो टोवा को साफ एक्वेरियम दिखाता है जिसे देखकर वो खुश होती है। वो उसकी मदद करने का फैसला करती है और कहती है कि उसे फ़ोन बुक चेक करनी चाहिए। वो उसे अपने घर ले जाती है और वो दोनों फ़ोन बुक चेक करते हैं। उन्हें एस्प्रिंग्स नाम का एक आदमी मिलता है। कैमरन उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वो आउट ऑफ सर्विस होता है। टोवा को एक एड्रेस मिलता है और वो कहती है कि उसे वहां जाकर देखना चाहिए, लेकिन कैमरन की वैन इतनी दूर नहीं जा सकती, इसलिए वो अपनी गाड़ी में राइड ऑफर करती है। गाड़ी में उसे पता चलता है कि कैमरन एक बैंड में है। वो कोई गाना लगाता है, लेकिन टोवा को लगता है कि आवाज़ बहुत ऊंची है। कैमरन को एक मैसेज आता है, लेकिन वो उसका फ़ोन पकड़ लेती है और कहती है कि ड्राइविंग के वक्त नो टेक्सटिंग। वो देखती है कि मैसेज एवरी का है और पूछती है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। वो कहता है कि वो बस टेक्स्ट कर रहे हैं और वो कूल बनने की कोशिश कर रहा होता है। टोवा को ये बात अजीब लगती है और वो पूछती है कि उसे क्या रिप्लाई करना चाहिए। वो कहता है कि फ़ोन नीचे रख दो, वो बाद में रिप्लाई करेगा। वो गलती से एवरी को कॉल मिला देती है। कैमरन कहता है कि कॉल काट दो, लेकिन वो थोड़ी कंफ्यूज होकर कॉल उठा लेती है। वो कहती है कि कैमरन ड्राइव कर रहा है और वो टोवा है। फिर वो कहती है कि कैमरन उससे डेट पर जाने का पूछना चाहता है। वो दोनों हंसते हैं और वो अगले संडे की डेट कंफर्म कर देती है। वो दोनों एड्रेस पर पहुंचते हैं। कैमरन थोड़ा नर्वस होकर दरवाज़ा खटखटाने जाता है। एक आदमी बाहर आता है और पूछने पर बदतमीजी से कहता है कि यहाँ साइमन नाम का कोई नहीं रहता। वो थोड़ा डरकर वापस आता है। टोवा मामला अपने हाथ में लेने का फैसला करती है और दरवाज़ा खटखटाने जाती है। वो मालिक से बहस करने लगती है। अचानक वो बूढ़ा आदमी एक बंदूक बाहर निकाल लेता है। कैमरन कहता है कि ये वो साइमन नहीं है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। वो दोनों डरकर वापस गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वो उससे एक एग्जिट लेने को कहती है। वो एक खामोश बीच पर पहुंचते हैं। वो यहाँ अपने बेटे के साथ आया करती थी। उसके बेटे को स्टारफिश बहुत पसंद होती थी और उसके बाप ने उन्हें पकड़ने में उसकी मदद की थी। वो अफसोस करती है कि वो दोनों उसके बाप को नहीं ढूंढ सके। कैमरन कहता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ बताया करती थी कि उसका बाप उससे कितना प्यार करता था। अपने बाप का नाम जानने के बाद उसने भी ये यकीन करना शुरू कर दिया था कि उसका बाप शायद उसकी परवाह करता था, लेकिन अब उसे लगता है कि वो बस एक ख्वाब देख रहा था। उसे कोई अंदाज़ा नहीं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। टोवा कहती है कि वो इस एहसास को समझती है। मार्सेलिस बहुत प्यार से देखता है कि कैमरन और टोवा अच्छे साथी बन रहे हैं। कैमरन और ईथन गिटार की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। टोवा वहाँ आती है और कहती है कि टेरी उसे बुला रहा था। वो अपनी चाबी भूल गया था और वो उसे वापस देती है।
फिर वो जाने लगती है। कैमरन ईथन से कहता है कि वो टोवा के पास जाए। ईथन उसे रोकता है और उसे चाय पर जाने के लिए कहता है। टोवा शर्माने लगती है। टोवा की सहेलियां उसके घर पहुंच जाती हैं क्योंकि उन सब में उसकी डेट के बारे में सुन लिया होता है। वो तैयारी में उसकी मदद करना चाहती हैं। टोवा कहती है कि ये कोई डेट नहीं है। वो जवाब देती हैं कि अगर उसने अपनी दाढ़ी ट्रिम की है तो ये डेट ही है, और वो सब जानती हैं कि ईथन काफ़ी वक्त से उसे पसंद करता है। दरवाजे पर दस्तक होती है और सारी लड़कियां छुप जाती हैं जब टोवा दरवाज़ा खोलती है। ईथन लेट होने के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो अपनी दाढ़ी ट्रिम कर रहा था। लड़कियां जोर से हंस पड़ती हैं। कैमरन भी एवरी के साथ अपनी डेट पर होता है। वो उसे पैडल बोर्डिंग सिखा रही होती है, जो उसे काफ़ी मुश्किल लगती है। टोवा भी अपनी डेट पर होती है। ईथन उसे अपनी पुरानी नौकरी के बारे में बताता है। उसे लगता है कि दुकानदारी सबसे बेहतरीन है क्योंकि इससे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। टोवा पूछती है कि क्या वो कभी अकेला रहना चाहता है। वो कहता है नहीं, लोगों को देखना उसके लिए एक बहुत खुशी वाली एक्टिविटी होती है। टोवा कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के उलट हैं। उसे एक्वेरियम में अकेले रहना पसंद है। वो उसे याद दिलाता है कि वो अकेली नहीं है, उसके पास उसके समुद्री दोस्त हैं। एवरी और कैमरन भी अपनी डेट एंजॉय कर रहे होते हैं। वो उसे बताता है कि वो एक गिटारिस्ट है। वो दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। वो उसे पानी में फेंक देती है। ईथन टोवा को उसका पसंदीदा म्यूजिक दिखा रहा होता है और उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। वो अपने शौहर और बेटे के साथ बिताया हुआ वक्त याद करती है। वो उसे एक तरफ धकेल देती है और इसके लिए माफ़ी मांगती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन वो घर वापस जाना चाहती है। एवरी और कैमरन उसकी दुकान पर वापस आते हैं। वो टॉवल से उसकी मदद कर रही होती है जब एक बच्चा बाहर आता है और उसे मॉम कहकर बुलाता है। वो उसे कहती है कि वो बस अभी आई। वो कैमरन को बताती है कि वो इस तरह से नहीं बताना चाहती थी कि उसका एक बच्चा है। कैमरन इस खुलासे से काफ़ी हिल जाता है और अचानक वहाँ से निकल जाता है। काम पर वापस आकर कैमरन मर्सेलिस से बात कर रहा होता है और डेट खराब करने पर पछतावा कर रहा होता है। टोवा वहाँ आती है। वो भी उसे अपनी नाकाम डेट के बारे में बताती है। वो हंसता है और कहता है कि उसे अब बेहतर लग रहा है कि अकेला वही नहीं है जिसने अपनी डेट खराब की। वो नहीं समझती कि कैमरन ने अपनी डेट खराब की है। बच्चा होने के बावजूद एवरी ने उसके साथ वक्त गुजारने का फैसला किया, इसलिए उसे वापस जाना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो टोवा को बार में इनवाइट करना चाहता था। उसने उसके लिए परफॉर्म करने के लिए एक स्लॉट बुक किया होता है। टोवा कहती है कि वो उसके साथ चलेगी। वो दोनों बार पहुंचते हैं और टोवा सीट पकड़ लेती है। अब कैमरन के परफॉर्म करने का वक्त होता है। वो गाना शुरू करता है, लेकिन लोग अपने ही कामों में बिजी होते हैं और चीख चिल्ला रहे होते हैं। वो उन्हें खामोश रहने को कहती है। एक आदमी भी चिल्लाकर कहता है कि वो गाना सुनना चाहता है, जिससे उसकी मदद होती है। जब कैमरन गाता है तो लोग सुनना शुरू करते हैं और गाना पसंद करते हैं। जब गाना खत्म होता है तो हर कोई उसके लिए जोर से तालियां बजाता है। टोवा उसे कहती है कि ये शानदार था और अब वो दोनों ड्रिंक करेंगे। वो दोनों नशे में धुत होकर घर वापस आते हैं। वो कहता है कि उसे सीढ़ियाँ ठीक करनी चाहिए। वो उसे वो खाना देती है जो उसकी सहेलियों ने उसके लिए भेजा था। वो उसे अपने बेटे की कहानियाँ सुनाने लगती है। वो कहती है कि उस दिन से पहले उनका कभी झगड़ा नहीं हुआ था। वो अजीब हरकतें कर रहा था, रात को चुपकर बाहर निकलता था। उसके शौहर को लगा कि कोई लड़की होगी, लेकिन जब उसने उससे इस बारे में पूछने की कोशिश की तो उसने गुस्सा किया और उनका पसंदीदा खिलौना तोड़ दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन वो उससे बात नहीं करता। उस शाम वो कश्ती चलाने गया लेकिन कभी वापस नहीं आया। वो सारा दिन उसका इंतज़ार करती रही। 3 दिन बाद वो उन्हें मिला। वो समझती है कि ये एक हादसा था, लेकिन एक ऑफिसर ने इशारा किया था कि उसने अपनी जान खुद ली थी। वहाँ से अफवाहें शुरू हुईं। वो सोचती है कि क्या वो मरते वक्त उससे नाराज़ था। कैमरन उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं था। उस उम्र में बच्चे बेवकूफ़ होते हैं। उसने शायद उनकी लड़ाई के बारे में सोचा भी नहीं होगा। अब सोने का वक्त होता है। टोवा उसे काउच पर सोने के लिए कहती है। फिर वो एरिक का कमरा चेक करता है। अगली सुबह टोवा उसे जगाती है। बहुत देर हो चुकी होती है। वो दोनों तैयार हो रहे होते हैं जब उसकी सहेली अंदर आती है और उन्हें देख लेती है। वो मैरियन के फेयरवेल लॉन्च पर पहुंचते हैं। उसकी सहेली कहती है कि वो उस गुंडे के साथ वक्त गुजार रही है। टोवा कहती है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है। अचानक उनकी टक्कर मैरियन की बेटी की दोस्त से होती है। वो उसे ग्रीट करती है और लड़कियों से उसका तारुफ करवाती है। टोवा का नाम सुनकर वो लड़की कहती है कि वो बस अभी उनका घर खरीदने के लिए देखकर आई हैं। ये सुनकर टोवा की सहेली हैरान हो जाती है। फिर टोवा अपनी सहेलियों को बताती है कि वो ये शहर छोड़कर एक ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो रही है। वो सब उदास हो जाती हैं और उसे रुकने के लिए कहती हैं, यहाँ तक कि अपने घर पर जगह देने की ऑफ़र भी करती हैं, जिसे वो मना कर देती है। बाहर आकर कैमरन उसका राज खोलने के लिए माफ़ी मांगता है। टोवा कहती है कि ये बस एक अनजाने में हुई गलती थी।
कैमरन बताता है कि वो उसके बेटे एरिक का दोस्त होता था। वो एक मजाकिया बंदा था और कैमरन को उस अफवाह पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एरिक ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वो अगले वीकेंड पर मिलने वाले थे। एक लड़की भी थी जिसे वो साथ लाने वाला था। टोवा इस नई बात पर हैरान हो जाती है और उस लड़की के बारे में पूछती है। कैमरन जवाब देता है कि वो उस लड़की के मामले में बहुत सीक्रेटिव रहता था, लेकिन उसे लगता है कि उसका नाम शायद कैसी डैफ्नी होता है। घर वापस आकर वो एरिक के कमरे में जाती है और अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के बारे में कोई भी सुराग ढूंढने लगती है। कैमरन अकेला काम कर रहा होता है और टोवा के लिए परेशान होता है। वो उसे बुलाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वो अपने बेटे का कमरा ढूंढने में बिजी होती है। कोई जवाब ना मिलने पर वो वहां से निकल जाता है। टोवा मैरियान के घर जाती है और उसकी बेटी से पूछती है कि क्या उनके पास स्कूल की ईयरबुक है। वो दोनों मिलकर ढूंढती हैं और उन्हें वो मिल जाती है। उन्हें कैसी का नाम और फोटो मिलती है। मैरियान की बेटी बताती है कि वो इस लड़की को जानती थी। वो हमेशा साइमन नाम के एक लड़के के साथ होती थी, लेकिन एंडी के साथ नहीं। उदास होकर टोवा परेशानी के लिए माफ़ी मांगती है। मैरियान उसे रोकती है और कहती है कि वो सब दोस्त हैं और उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। टोवा घर वापस आती है और कैमरन को अपने बेटे के कमरे में पाती है। वो उसे बताता है कि वो उसकी सीढ़ियाँ ठीक करना चाहता था, लेकिन वो उसे बाहर निकलने को कहती है। वो माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर चिल्लाती है कि बाहर निकलो। रात को उसे एक मैसेज मिलता है कि उसका घर बिक चुका है, अब उसे बस साइन करना होता है। वो सीढ़ियों से नीचे आती है और उसे कैमरन के लिए बुरा लगता है जिसने सीढ़ियाँ ठीक की थीं। मार्सेलिस को ये बात बहुत अजीब लगती है कि इंसानों के पास इतने सारे अल्फाज होने के बावजूद वो एक दूसरे से अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते। टोवा टेरी से मिलने जाती है और उसे दिखाती है कि वो ठीक हो चुकी है, लेकिन वो अब काम पर वापस नहीं आएगी क्योंकि वो ओल्ड एज होम शिफ्ट हो रही है। टेरी बताता है कि उनके पास एक नया मेहमान आया है और वो उस नए ऑक्टोपस को दिखाता है जिसे जख्मी होने के बाद रेस्क्यू किया गया था। फिर वो कहता है कि मार्सेलिस की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। टोवा उससे बात करने जाती है और वहां ना होने के लिए माफी मांगती है, क्योंकि वो कैसी यानी अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। कैमरन को साइमन का फोन आता है। वो उससे मिलता है, लेकिन पता चलता है कि वो दरअसल उसकी माँ का गे बेस्ट फ्रेंड होता है। वो जानता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो इस बारे में बहुत चुप रहती है। काश वो उसे जानता होता। जब कैमरन उसे वो रिंग दिखाता है तो वो बताता है कि इस पर लिखे इनिशियल्स SB हैं, ईल्स नहीं। फ्रस्ट्रेट होकर कैमरन वहां से जाने का फैसला करता है। टोवा पहले के गुस्से के लिए माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि ये सब बेकार था। वो गुस्से में रिंग फेंककर वहां से निकल जाता है। वो रिंग मार्सेलिस के पुराने दुश्मन यानी ईल्स के टैंक में गिर जाती है। टोवा उसे रोकना चाहती है, लेकिन वो अपनी वैन में चला जाता है। मार्सेलिस वो वक्त याद करता है जब वो एक केकड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी ईल्स ने उस पर हमला किया था। वो बच निकलने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन इंसानों ने रेस्क्यू के नाम पर उसे इस टैंक में कैद कर दिया। आखिरी बार सफाई करते वक्त टोबा देखती है कि मार्सेलिस अपनी टैंक में नहीं होता। वो उसे दरवाजे की तरफ जाते हुए पाती है। वो एक बाल्टी में पानी भरती है और उसे वापस अंदर डालती है। वो उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा था और समुंदर को देखती है। वो समझ जाती है कि मार्सेलिस अपने घर वापस जाना चाहता है। वो उसके साथ बाहर जाती है, उसे गुड बाय कहती है और समुद्र में वापस जाने में उसकी मदद करती है। अलविदा कहने के बाद वो समुद्र के अंदर डूब जाता है। कैमरन वैन में टोवा का बनाया हुआ फॉर्मूला देखता है और अपने बुरा बिहेवियर पर अफसोस करता है। टोवा अलविदा कहने के बाद बाल्टी पर कैमरन की रिंग पाती है। इनिशियल्स को देखकर वो समझ जाती है कि कैमरन का बाप कौन है। कैमरन उसे ढूंढते हुए आता है और उसे किनारे पर पाता है। वो माफ़ी मांगता है और पूछता है कि मार्सेलिस कहाँ है। वो बताती है कि उसने उसे समुद्र में आज़ाद कर दिया। वो उसे बैठने को कहती है और वो रिंग दिखाती है जो मार्सेलिस उनके लिए छोड़ गया था। वो बताती है कि उसके बेटे का पूरा नाम एरिक अर्नस्ट लिंग्रेन सलिवन होता है, जिसके इनिशियल्स ईल्स बनते हैं। इसका मतलब है कि वो उसकी दादी है। वो दोनों वहाँ एक साथ बैठकर रोने लगते हैं। मार्सेलिस अपनी जगह पहुँच जाता है, आखिरकार आज़ाद, और अब वो अकेला रह सकता है। टोवा ईथन से मिलने जाती है और उसकी शर्ट साफ करके देती है। कैमरन भी एवरी के पास जाता है और पहले के लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी फैमिली का हिस्सा बन सकता है। वो अपनी वैन बेच देता है और टोवा के घर शिफ्ट हो जाता है। एरिक का कमरा साफ करने की कोशिश करते वक्त उसे एक खुफिया खाना मिलता है और उसमें एक बॉक्स होता है। उन्हें कैमरन के पेरेंट्स की तस्वीरें और वो कागज़ मिलते हैं जो साबित करते हैं कि एरिक ने अपने बेटे का नाम चुना था। अब वो सब एक साथ हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ को एंजॉय कर रहे हैं। मार्सेलिस सब सुकून से आराम करता है, ये जानकर कि उस बूढ़ी औरत को भी एक घर मिल गया है।
टोवा एक्वेरियम की नई क्यूरेटर बन जाती है। कैमरन एवरी के बेटे के साथ बॉन्डिंग बना रहा होता है। वो सब नए ऑक्टोपस को भी पसंद करते हैं। तो आप देख रहे थे 2026 की मूवी रिमार्केबली ब्राइट क्रीचर्स का रीकैप। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक बटन को हिट करें और हमारा बाकी कंटेंट भी ज़रूर चेक करें।